गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिसके पहले हम देखते हैं कि पर्टिकुलर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। द प्रोसेस इन विच आवर आयंस आर मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मीन्स इस प्रोसेस में आयंस और मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विद इन द मेम्ब्रेन मस्ट यूज एनर्जी टू मूव सब्सटेंस आइदर टू द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा माना जाता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिएक्शन द्वारा मूवमेंट करने वाले ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एक कैरियर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर कैरियर ट्रांसपोर्ट कंपाउंड बनाते हैं। इस प्रकार ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एनिमल सेल में 2 टाइप्स के सोडियम पंप्स पाए जाते हैं, जिसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कपलेट न्यूट्रल पंप की। कपलेट न्यूट्रल पंप को सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें सोडियम और पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट लिंक्ड होता है। सोडियम आयन का अपवर्ड मूवमेंट और पोटेशियम आयन का इनवर्ड मूवमेंट एक साथ होता है। इस प्रकार का एक्सचेंज कपलेट न्यूट्रल पंप कहलाता है, जो नर्व सेल तथा मसल सेल्स में पाया जाता है। जिसका एग्जाम्पल है सोडियम पंप। सोडियम पंप में पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेल में हाई तथा सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर कैसा होता है, लो होता है। तो सेल के बाहर सोडियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है तो कैसा होता है, लो होता है। और सोडियम पंप में पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, सेल में हाई होता है। पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर की ओर लो तथा सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर की ओर कैसा होता है, वो भी कैसा होता है, हाई होता है सेल के अंदर। इन दोनों आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना बहुत आवश्यक होता है, जिसके लिए एटीपी सोडियम आयंस तथा पोटेशियम आयन के लिए दोनों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या फिर इनऑर्गेनिक आयंस के लिए क्या होता है, ये परमेबल की तरह वर्क करती है। सोडियम सेल में मेम्ब्रेन के थ्रू धीरे धीरे पास आउट होते हैं। पोटेशियम की तुलना में यदि सोडियम का इनटेक किया जाए, जिसके कारण सेल से वाटर अपटेक होने लगता है, जिसके कारण सेल क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। इस प्रकार सोडियम आयन का सेल से बाहर पंप करने के लिए एक मैकेनिज्म पाई जाती है, जिसे ही क्या कहते हैं, सोडियम पंप कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसमें सोडियम आयन सेल के बाहर और सोडियम आयन सेल के अंदर। नेक्स्ट है सेकंड इलेक्ट्रोजेनिक पंप। इलेक्ट्रोजेनिक पंप को सोडियम तथा पोटेशियम आयन का जो एक्सचेंज है एक समान नहीं होता है।
इसमें सोडियम आयन का निकलना और पोटेशियम आयन का सेल के अंदर जाना एक समान नहीं होता है। सोडियम पंप में सोडियम आयन का मूवमेंट सेल के इनसाइड तथा पोटेशियम आयन का मूवमेंट सेल के आउटसाइड होता है। जैसे आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि पर्टिकुलर जो सोडियम आयन है, सोडियम जो आयन है पर्टिकुलर का मूवमेंट कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। मतलब यहाँ ये हमारा सोडियम आयन है, इसका मूवमेंट कहाँ है, सेल के अंदर। और जो पोटेशियम आयन है इसका जो मूवमेंट है सेल के बाहर होता है, मतलब आउटसाइड में होता है। यहाँ पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन, और ये है हमारा सोडियम आयन। ये है आउटसाइड और ये है इनसाइड। इस प्रकार सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज सोडियम पोटेशियम एटीपीज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। इस प्रकार सोडियम आयन तथा पोटेशियम आयन का एक्सचेंज एटीपीज एंजाइम के द्वारा होता है। यह रिएक्शन एडीपी तथा फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की ब्रेकडाउन होने से कंप्लीट होती है। इस रिएक्शन को समझने के लिए एक मैकेनिज्म दी गई है जो निम्न प्रकार है। इस मैकेनिज्म के अनुसार जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें सोडियम एंड एटीपीज एंजाइम बाइंड होते हैं। सोडियम एंड एटीपीज जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेप में बाइंड होते हैं। देन एटीपी के हाइड्रोलाइज कर एटीपी तथा फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद एनर्जी में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आने लगते हैं, जिससे सोडियम आयन मेम्ब्रेन में से पास होने के लिए परमिट करते हैं। इसके बाद पोटेशियम आयन एंजाइम से पोटेशियम जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, पर्टिकुलर जो एटीपी एंजाइम है उससे क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। फॉस्फो ग्रुप का हाइड्रोलाइज कर फॉस्फेट प्रोड्यूस करते हैं और एंजाइम अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। पोटेशियम आयन सेल में इंटर करते हैं। इस तरह पूरी रिएक्शन में मैग्नीशियम आयन क्या करता है, हेल्प करता है। अधिकतर सेल में पोटेशियम आयन सोडियम आयन को लॉस होने से बचाता है। जैसा कि स्ट्रक्चर में देख रहे हो, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम आयन और ये हमारा सोडियम आयन। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि जो सोडियम आयन है उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और जो पोटेशियम आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। और यहाँ प्रेजेंट है हमारा एटीपी एंजाइम। इस प्रकार जैसे ही मेम्ब्रेन में सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए तो जो आउटसाइड है और एक क्या है हमारा इनसाइड है। तो आउटसाइड वाली कंडीशन में देखिए सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और इनसाइड की बात की जाए तो सोडियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है, लो है। ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम आयन की बात की जाए तो पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड में कैसा है, लो है। अगर हम पोटेशियम आयन के इनसाइड की बात की जाए तो इनसाइड में पोटेशियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है कैसा है, हाई है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ
इंफॉर्मेशन जनरल सोडियम पंप के बारे में। तो जैसे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ प्रेजेंट है सोडियम आयन और ये हमारा पोटेशियम आयन। सेल में पोटेशियम आयन हाई इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन वाला होता है। जो सोडियम आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है? हाई होता है। सोडियम आयन की अपेक्षा जो सेल के बाहर फूड मटेरियल में हाई कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम पोटेशियम की बात की तो पोटेशियम आयन लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। जो पोटेशियम आयन है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है कैसा है? लो है। अगर हम आउटसाइड की बात की जाए तो आउटसाइड में या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की बात की जाए तो एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है? सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, जबकि पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है? सोडियम आयन की अपेक्षा कैसा होता है? कम होता है। इन दोनों आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एटीपी एनर्जी के रूप में उपयोग की जाती है, जो सोडियम आयन को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में क्या करती है? हेल्प करती है। मतलब जो सोडियम आयन है अंदर की ओर ट्रांसपोर्ट होगा, जिसके लिए हेल्प कौन करता है? एटीपी एनर्जी के थ्रू ही क्या होता है? सोडियम आयन क्या होता है? अंदर की ओर एंटर करता है। इस प्रकार जब सोडियम आयन सेल के अंदर एंटर करता है उस समय सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो कम होता है, लेकिन जो पोटेशियम आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है सेल के अंदर कैसा होता है? हाई होता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इन ऑर्गेनिक आयंस के लिए परमिएबल होती है। सोडियम आयन सेल में मेम्ब्रेन के द्वारा सेल के अंदर जाते हैं, यदि पोटेशियम आयन की तुलना में इनटेक लगातार होता है, जिसके कारण सेल में वाटर का अपटेक होने लगता है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाती है? फूल जाती है। उस पर एक प्रेशर लगता है, जिससे क्या होता है? सेल फट जाती है। इसीलिए सोडियम आयन का सेल के बाहर पंप करने के लिए एक मैकेनिज्म पाई जाती है, जिसे सोडियम पंप कहा जाता है। इस मैकेनिज्म में सोडियम तथा पोटेशियम आयन इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इम्पोर्टेंट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस कहाँ होता है? प्लांट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेना तथा ऑक्सीजन को स्टोमेटा के द्वारा एटमॉस्फेयर में छोड़ना, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसके अलावा फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी प्लांट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एज अ डिफ्यूजन के फॉर्म में होता है। मिनरल्स वाटर का मूवमेंट प्लांट की रूट द्वारा होता है। यह प्रोसेस भी डिफ्यूज़न पर डिपेंड करती है। इसके अलावा प्लांट की लीफ या फिर जितने प्रकार के भी ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन से एटमॉस्फेयर में वाटर का लॉस होना भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत था। ये था हमारा टॉपिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो हमने देखा कि पर्टिकुलर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किस प्रकार से होता है। इसके अंतर्गत हमने मैकेनिज्म देखी, इंपॉर्टेंस देखे कि पर्टिकुलर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू।